हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट जीके और जीएस पर आधारित आपके सामने लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से कमेंस होने वाली जो क्लासेस होती हैं इनका पीडीएफ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाए जाते हैं। वो पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक लिंक प्रस्तुत करवाया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाएंगे और वहाँ से यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं इनका पीडीएफ वहाँ पे प्रस्तुत करवाया जाता है। आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली उसे डाउनलोड करके और ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, विभिन्न विषयों से संबंधित मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मॉक टेस्ट आपको यहाँ प्रस्तुत। इसके बाद कल मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश की क्लासेस एसएससी सीजीएल के लिए प्रस्तुत करूंगा। ओके, तो चलिए एक छोटे से पेप टॉक पे हम दृष्टि डालें, क्योंकि ये जो सेइंग होते हैं, ये जो पेप टॉक्स होते हैं, ये जो है वो हमें एग्जामिनेशंस के दरमियान और परीक्षाओं के दरमियान बूस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस। ओके, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। सिर्फ सफलता के लिए ही मत भागो। ओके, सिर्फ सफलता के लिए ही मत भागो, रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। आपको वैसा ही बनना है, कैसा? मैन ऑफ वैल्यू, यानी कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। और आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा पाएंगे? हमारा जो कर्तव्य है, एक स्टूडेंट का जो कर्तव्य है वो पठन पाठन और अध्ययन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में परीक्षाओं की तैयारी के दरमियान अपीयर्स होते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जो कि लगातार और कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैनल की विशेषता की मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको इतने सारी प्रैक्टिसेस करवा दिए जाएं कि व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस, जब आप परीक्षाओं में शामिल हों तो वहां पे भी आप बाजी मार लें। तो चलिए, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को कमेंट जरूर करें। ओके, और चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी स्टडी को अद्यतन करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कॉन्टी। ओके, एडारिडो, बारीबासा, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक और डोमिनोस पेस। तो ये व्यक्ति कौन थे? निकोलो डी कॉन्टी। और विजयनगर साम्राज्य में आकर के इस व्यक्ति ने वहां पे उस साम्राज्य का विशद वर्णन किया है। ये कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में आने वाला व्यक्ति और बहुत ही विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने वाला। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसमें राजा कृष्णदेवराय के बारे में बहुत जानकारियां दी हैं। और जब वर्तमान में बात करें इस साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की, तो ये कहाँ पे है? ये हम्पी। ओके, एंड वेयर इज हम्पी सिचुएटेड? ये जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कर्नाटका का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य। और ये जो यात्री है निकोलो डी कॉन्टी, इसकी यात्रा जो है वो यहीं पर होती है।
कब? 1420 ईस्वी में। ओके। मुक्त माल्यदम जो रचना है, ये कृति जो है वो किसकी है? ये कृति जो है वो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय द्वितीय, ओके, कृष्णदेव राय जो द्वितीय हैं, इनकी कृति मुक्त माल्यदम है। ओके। और इन्हीं के दरबार में निकोलो डी कॉन्टी जो इटली के व्यक्ति था, यानी कि यात्री, वो निकोलो डी कॉन्टी कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे तथ्यों से भरे हुए जो ये क्लासेस होती हैं इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाए जाते हैं, आप इसका हिस्सा बने और अपने स्टडी को ऑथेंटिक करें। बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस का रिपीटेशन ज्यादा होने की संभावना और गोल गुंबद। ओके, दिस इज प्रिंटेड गोल गुंबद। ओके, गोल गुंबद के लिए जाना जाता है कौन? बीजापुर। ओके फ्रेंड्स, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कब करवाया था? राजस्थान में राजपूत राजाओं की शौर्य गाथा कहता हुआ ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा, ओके, कब बनवाया गया था? ये पूरे हिंदुस्तान की कृति महाराणा कुंभा। और क्यों बनवाया था इन्होंने? कब बनवाया? 1448 एडी, 1448 ईस्वी। ओके, इन्होंने क्यों बनवाया था? डिफीटेड मुगल सुल्तान, डिफीटेड मालवा के सुल्तान को इन्होंने पराजित किया था, मोहम्मद खिलजी। ओके, इस मालवा के सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद खिलजी था, और इन्हीं को परास्त किया था उन्होंने। और जो मालवा का सुल्तान था, और 1448 ईस्वी में इसे परास्त किया था उन्होंने। और जो युद्ध जो है वो लड़ा गया था, वो सारंगपुर का युद्ध था। ओके, तो ये भारतीयों के लिए बड़े बड़े ही गौरव का पल और गौरव का विषय। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? रेड ड्रैगन। ओके, ये जहाज जो है वो अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक उद्देश्य से पहली बार जो है वो भारत में लाया गया था। ये क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण और थोड़े हाई लेवल, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के लिए जाना जाता है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी, कब घटी थी और किसके शासनकाल में घटी थी? ये बड़ी ही डेंजर घटना अंग्रेजों के विरुद्ध, और बाद में कैसे भारतीय इतिहास को इसने प्रभावित किया। ब्लैक होल त्रासदी की घटना जो है वो कोलकाता में घटी थी। ओके, व्हेन 20 जून 1756 कोलकाता इन फोर्ट विलियम फोर्ट में, 20 जून 1756 कोलकाता में फोर्ट विलियम जो किला था इसमें घटा था। और सिराजुद्दौला जो है वो सिराजुद्दौला के सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी उसको पकड़ करके एक छोटे से कोठरी में जो है वो कैद करके रखा था, और दम घुटने की वजह से इन सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। इसे ही ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जानते हैं। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ओके, तो राज्य सभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं?
सभापति भी होते हैं। तो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं विधान परिषद, विधानसभा, राज्य सभा या लोकसभा, तो जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उप राष्ट्रपति, तो इनका महाभियोग भी निम्नलिखित सदनों में से इसी सदन से लगाया जाता है। ओके, और दिस इज, ये महाभियोग उपराष्ट्रपति को जो लगाए जाते हैं, दिस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 61 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और यही भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष भी होता है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड रिपीटेड बार बार परीक्षाओं में। स्टाफ सिलेक्शन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं इसका डिस्कशन कर देता हूँ आपको। आइए थोड़ा इन तथ्यों को देख ले। आर्टिकल 239AA कौन सा? ये आर्टिकल 239, ओके, 239AA 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 239 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1991 में हुआ था, डिक्लेयर्ड दिल्ली को जो है वो इसने एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया एंड प्रोवाइड्स दिल्ली को जो है वो इसने क्या प्रोवाइड किया? विधानसभा जो है वो प्रोवाइड करवाया दिल्ली को। ओके, तो इन तथ्यों पर आप गौर फरमाएंगे और अंडरमाइन रखेंगे। 239वां 239AA कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है रिलेटेड है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 69वां 1991 में, एंड दिल्ली को जो है वो एनसीटी घोषित किया गया, और इससे दिल्ली को जो है वो एक विधानसभा भी प्रोवाइड करवाया गया। ओके, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे नदी घाटी पुरानी जो है वो नदी घाटी परियोजना ये है वो दामोदर घाटी परियोजना है। ओके, कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। और कब जो है वो ये अस्तित्व में आया? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 7 जुलाई 1948। ओके, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को जो है वो ये इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो ऐसे तथ्यों से भरे हुए क्लासेस आपको बड़े ही अच्छे लगते हैं, आई नो वेरी वेल। ओके, इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही और इंग्लिश की क्लास होगी। मुझे पता है कि ऐसे क्लासेस आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होंगे। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन? ओके, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर, और ये कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई, थोड़ा इसके तथ्यों पर भी ध्यान डाल लें। तारापुर, ओके, तारापुर 1969 पहला परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में, एंड पालघट डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? पालघट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तारापुर संयंत्र की स्थापना 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में महाराष्ट्र में पालघट, ओके, पालघट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो पारंपरिक स्रोत तो कोयला भी है, ईंधन भी है और पेट्रोलियम भी है, लेकिन बायोगैस जो है वो इसका पारंपरिक स्रोत नहीं है। ओके, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ओके, तो इसका निर्धारण पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु जो है वो हम ज्ञात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन तथ्यों पर हम विशेष ध्यान दें। बिजली के पंखे की गति को बदलने का
साधन कौन है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर। एंड दिस इज रेगुलेटर। ओके, 17th is printed here। 17वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? किससे बना होता है? आप जानते ही हैं कि टंगस्टन, जिसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है और प्रतिरोधकता जो है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ऐसे वजह से टंगस्टन, ओके, इसका यूज हम करते हैं विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में, टंगस्टन। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस वेरी मेटल इज 342 डिग्री सेंटीग्रेड, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट। एंड वेरी हायर रेजिस्टेंस, जब बहुत किसी भी तार का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां से प्रकाश उत्पन्न होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत ही ज्यादा है। ओके, इस टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसे उपयुक्त बनाता है इस काम के लिए, और विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हुए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? घटता है, उल्टा होता है। लंबाई जब बढ़ाई जाती है तो इसका प्रतिरोध घटता है, और यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को घटाया जाता है तो इसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि तार को लंबा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल वायु से वायु वाला है? अस्त्र, ये जितनी भी मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये जो मिसाइलें हैं, ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। परंतु अस्त्र जो है वो दिस वन इज अस्त्र वायु से वायु में मार करने वाली, वायु से वायु में मार करने वाला। ओके, तो इन तथ्यों पर ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रणाली, ओके, समान रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रणाली जो है वो ये है आसवन विधि। ओके, आसवन विधि के द्वारा समुद्र के जल का शोधन जो है वो हम करते हैं। ओके, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को एर्निथोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ये है सीसा। गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं, इनमें लेड की मात्रा होती है, सीसा की मात्रा होती है, और इसी वजह से वहां दमघोटू वातावरण का निर्माण हो रहा है। आज के जिस परिदृश्य में हम जी रहे हैं, वहां ऐसे ही स्ट्रैंगुलेटेड वातावरण में हमें जीने को मजबूर हम स्वयं अपने आप को कर रहे हैं। वृक्षों का दोहन कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की समस्या बढ़ रही है, और यही वजह है कि आज ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है कि वहां पे हमें रहना भी मुश्किल हो रहा है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप जाएं तो खास करके दिल्ली में जो सर्दियों के जो मौसम होते हैं, वहां पे रहना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह बहुत सारी गाड़ियां और प्राइवेट गाड़ियों का बढ़ना। ओके, हम आज के दौर में इस दौर में जी रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पे जो गाड़ियां होती हैं उसका प्रयोग हम करना नहीं चाहते, और निजी वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की वजह से इस तरह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। अतः हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए हम साइकिल जैसे वाहन का प्रयोग करें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे फिजिकल एक्सरसाइज भी होंगे और हमारा हेल्थ भी सुधरेगा। ओके फ्रेंड्स, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये
1957 रिपीटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1995 ईस्वी में। और निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? ये समिति है नरसिम्हन समिति। ओके, अभी आप इसकी व्याख्या यहाँ पर देख रहे थे। नरसिम्हन कमेटी, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। और बैंकिंग सुधारों से संबंधित ये समिति, और बार बार इसका रिपीटेशन एग्जामिनेशंस में किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर क्या देखा? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2025 ऑन गोइंग एग्जामिनेशन, और इसके लिए जीके और जीएस से संबंधित मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर के यहाँ पर हाजिर हुआ। और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला विस्तृत व्याख्या के साथ आप यहाँ पर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जाकर के आप और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट्स और जीके जीएस और इंग्लिश की क्लासेज जो वहाँ पे उपलब्ध करवाई गई हैं, आप वहाँ पर जाकर के उन्हें भी देखें, उनसे भी पढ़ें। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विस्तृत व्याख्याओं सहित वहाँ पर दिए गए हैं। इंग्लिश की जहाँ पर क्लास की बात है, कैसे हमें वर्ड्स पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसके लिए रूट वर्ड्स के माध्यम से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाने की कोशिश की गई है। उसके बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, तो आप उन्हें जाकर के जरूर देखें। क्योंकि अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो इसमें जीके जीएस और इंग्लिश सेक्शन की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और इन दोनों सेक्शंस को लेकर के मैं चलता हूं, और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे, इस चैनल से जुड़े रहेंगे, तो इसके माध्यम से आपको ऑथेंटिक स्टडीज मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय की जो मेरा ये अनुभव है, उसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो वंस अगेन मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, और वीडियोस को लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को जरूर लिखें। इसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और अगले कौन से विषय से संबंधित आपको मॉक टेस्ट चाहिए, क्लासेज चाहिए, किस एग्जामिनेशन से संबंधित, ये भी आप वहां पर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और आगे आने वाले वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कीजिए। ओके फ्रेंड्स।